इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इसका बहुत जिक्र है कि किस जैसे भी इस मैटर को डील किया गया, बहुत हसास, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ही सेंसिटिव पूरा मामला, और चीफ जस्टिस साहब ने इसको जैसे हैंडल किया कि पहले बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी फरासत से काम लिया है और बहुत ही उम्दा तरीके से उसको हैंडल किया। उन्होंने फ़रीक़ैन को सुना, जजेस को सुना, हुकूमत को सुना, फुल कोर्ट किया, एक किया, दूसरा किया, प्राइम मिनिस्टर से मिला, ओवरऑल मुलाकात हुई। ये पूरा जो हैंडलिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस वेरी क्रिटिकल इशू है, इस पर आपकी कितनी तसल्ली हुई? चीफ जस्टिस साहब ने इसको कैसे लीड किया? मेरे ख्याल में एग्जेम्पलरी तौर पे लीड किया है चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि आप अगर लेटर पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जब 2023 में यही जजेस उस ज़माने के चीफ जस्टिस साहब के पास गए थे, उमर अता बंदियाज साहब के पास, तो लगता यही है कि उन्होंने सिर्फ यही कहा था आप सब्र करें। लगता यही है जो जजेस ने लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल ये चीफ जस्टिस साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि रिगार्डलेस ऑफ कि मैं जो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ है उससे एग्री नहीं करता, लेकिन जो प्रोसेस फॉलो किया गया है वो एग्जेम्पलरी है, वो एक ट्रेंड सेटर है। एंड ऑल क्रेडिट टू द चीफ जस्टिस कि जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। ऑल्दो ज़रा सी डिबेट है अबाउट हुकूमत जो है वो कुछ और कहती है कि मीटिंग में क्या हुआ, प्रेस रिलीज़ कुछ और कहता है, बट दोज आर माइनर टेक्निकलिटीज़। बज़ाहिर एक बड़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन थी जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के सामने। तकरीबन पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात पर मबनी ये 12 सफ़ात पर ख़त सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। उसके बाद ज़ाहिर है कि एक बहुत ही हसास सी सूरत हाल पैदा हो गई, और ज़ाहिर है कि शिकायत करने वाली अदलिया है, आला अदलिया है, और जो इल्ज़ामात हैं वो रियासती इदारों पर लग रहे हैं। ख़तरा ये था कि एक बड़ा कोई कोई टकराव ना हो जाए, कोई इस किस्म की सूरत हाल ना हो जाए। बज़ाहिर तो ये लगता है कि बड़ा एमिकेबल सलूशन इसका निकाला गया, और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे फुल कोर्ट ने इसको डील किया। चीफ जस्टिस साहब ने लीड किया, तमाम फ़रीक़ैन को सुना, और उसके बाद जो फ़ैसला किया गया उसके तहत एक कमीशन बनाना का फ़ैसला किया गया, और इसके सद्देबाप के लिए भी इक़दामात किए गए। आपको मजमूई तौर पे इत्मीनान हुआ इस रेजोल्यूशन का जिस तरीके से ये हुई है? नहीं, मेरे ख़्याल में इस मसले को और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमीशन। और ये समझने के लिए कि ये क्यों कॉम्प्लिकेट हो गया, ये समझना ज़रूरी है कि उस लेटर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने क्या रिक्वेस्ट की थी, उसको बड़ा अंडरस्टैंड किया गया। उस लेटर में कहीं ये रिक्वेस्ट नहीं की गई है कि ये जो एग्जेक्टिव थ्रू इट्स एजेंसीज इंटरफियर कर रहे हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इनको पनिश किया जाए। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है उस लेटर में। उस रिक्वेस्ट की उस लेटर में बुनियादी रिक्वेस्ट जो है कामरान साहब, वो ये है कि जजेस ने ये कहा है अपने पहले पैराग्राफ में भी और लास्ट पैराग्राफ में भी कि जब इस किस्म की इंटरफेरेंस होती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसका ये काम है कि वो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करे, वो हमें गाइड करे कि जब इस किस्म की इंटरफेरेंस होती है एग्जेक्टिव की तरफ से थ्रू इट्स एजेंसीज, तो हम किस तरह रिस्पॉन्ड करें। हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करें, हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें। तो मुझे ये लगता है कि वो लेटर सही तरह पढ़े बग़ैर कि उसमें क्या रिक्वेस्ट की जा रही थी, ये इसको बिल्कुल ही एक अलग तरफ ले जाया गया। मैं दोबारा कहूँगा, आप लेटर पढ़ें, उस लेटर में कहीं ये नहीं रिक्वेस्ट की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से कि आप एजेंसीज़ का रोल इन्वेस्टिगेट करें या उनिश करें किसी तरीके से। दूसरी जो कन्फ्यूजन अराइज़ हो रही है वो ये अराइज़ हो रही है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसमें मेजॉरिटी मेंबर्स ने ये कहा, सब ने ये नहीं कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिल लें और देखें कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। फिर जो उस मीटिंग में हुआ है उसमें एक कन्फ्यूजन है। जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेस रिलीज़ है वो ये कहीं नहीं कहता कि चीफ जस्टिस साहब और जो सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये एग्री किया था प्राइम मिनिस्टर के साथ
कि आप एक इंक्वायरी कमीशन बना दें हेडेड बाय रिटायर्ड जज, जबकि लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उन्होंने एग्री किया था। प्रेस रिलीज में इस किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं। फिर होता ये है उस मीटिंग के बाद कि एक सेकंड मीटिंग, फुल कोर्ट मीटिंग होती है। उसमें अपेरेंटली प्राइम मिनिस्टर का ये सजेशन रखा जाता है और अपेरेंटली मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स वो अप्रूव करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अपेरेंटली है, इसलिए क्योंकि अगर आप प्रेस रिलीज की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ ये लिखा है कि एक सेकंड फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, ये नहीं लिखा उसमें क्या हुआ है। तो अब बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो लेटर था 6 जजेस का, उन्होंने 3 इश्यूज रेज किए थे। एक तो उन्होंने गाइडेंस मांगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। दूसरी जो बात है वो ये है कि सैडली उसमें उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन शो की है अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर उन्होंने इंस्टेंसेस कोट किए हैं कि किस तरीके से एग्जेक्टिव थ्रू इट्स एजेंसी जो है वो ये इंटरफेयर कर रहा है। और फिर उन्होंने एक सजेशन दिया है कि इस मामले को किस तरह हल किया जाए, कि सारे सुपीरियर कोर्ट जजेस का कन्वेंशन बुला के फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट इसमें हम गाइडेंस दे कि जब इस किस्म की एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस इन द फ्यूचर हो तो हम क्या करेंगे। अब ये जो कमीशन है ये इसका हल क्यों नहीं हो सकता कामरान साहब, ये बात समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि देखिए कमीशन अगर इन्वेस्टिगेट करता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर में इंस्टेंसेस हैं, वो इंस्टेंसेस हैं जब उन्होंने बताया कि एजेंसीज ने एलिजिडली इंटरफेयर किया है, वो है इंस्टेंसेस फ्रॉम अप्रैल 2023 टू जुलाई 2023। अब उस ज़माने में तो कौन प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो यही प्राइम मिनिस्टर थे। उस ज़माने में लॉ मिनिस्टर कौन थे, यही लॉ मिनिस्टर थे। अब ये बड़ी अजीब सी और एब्सर्ड बात है कि जो लोग बेसिकली हेड करते हैं एजेंसी, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ वॉट एवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो ये एलिगेशंस तो लेटर में एक्चुअली उस सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ है और लॉ मिनिस्टर का उसमें रोल है। अब आप उनसे ये कह रहे हैं कि वो कमीशन बनाएं जो ये इन्वेस्टिगेट करें कि उनके ज़माने में ही जो चीज़ हुई थी वो किसने की थी, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पे तो सिर्फ मीर तक मीर का वो शेरी याद आता है इंसान को, मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब इसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मजबूरी तौर पे आप ये फरमाइएगा कि ये जो हल निकाला गया है, जो तरीक़ाकार है होगा, उसमें कितनी तड़प है सुप्रीम कोर्ट में और फुल कोर्ट ने क्योंकि ये फ़ैसला किया और हुकूमत के अंदर कि वाकई जो वाक़यात हुए हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उनकी जड़ तक पहुंचा जाए, उनकी जो उसके मुहर्रिकात हैं उनको ढूंढा जाए, उसके जो किरदार हैं उनको पहचाना जाए और फिर उस हवाले से एक रास्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि आम ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जब कोई कमीशन बनता है तो उसका हल कोई सामने नहीं आता है। इसमें कितनी आपके ख्याल में हुकूमती और सुप्रीम कोर्ट की तड़प है कि इसके बाकी जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जो है उसकी जड़ तक पहुंचा जाए? देखिए, मैं किसी की इंटेंशंस पे तो शक नहीं कर सकता और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा सीरियस मैटर है कि इसकी जड़ तक पहुंचा जाए। सवाल है तरीक़ेकार का। मेरी नज़र में इसका जो हल था, और इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव भी किया है, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री विद देम, इसका हल यही था कि एक फुल कोर्ट बैठता, वो 184(3) इन्वोक करता और वो ये तीनों चीज़ें जो मैंने बयान की हैं कि इस हाई कोर्ट के जजेस को ऐसे मामलात में क्या करना चाहिए, जब आपका चीफ जस्टिस इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो क्या होना चाहिए, और इस किस्म की इंटरफेरेंस किस तरह रोकनी चाहिए। ये मामला पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में ही डील किया है और इसकी हमें 3 मिसालें मिलती हैं। देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब का जो केस था वो भी यही था कि एग्जेक्टिव इंटरफेयर कर रहा था जुडिशल इंडिपेंडेंस में। इसी तरह काजी फाइज ईसा साहब ने भी ये एलेज किया था कि भाई ये मिलिशियस रेफरेंस बनाया है।
इसी तरह शौकत सिद्दीकी साहब ने भी ये इल्ज़ाम। अब जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मामला आया वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन 184(3) इन्वोक कर लिया, लेकिन जहां बेचारे हाई कोर्ट के जजेस का मामला आया तो उनका केस आपने उस हुकूमत को भेज दिया जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उन्होंने उनके काम में इंटरफियर किया। ये तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया है कि जो फैज़ाबाद धरना केस है और जिसमें कि बहुत ही तफसील से इस किस्म की सूरत हाल, और क्योंकि उसमें भी इल्ज़ाम जो था वो रियासती इदारों की इंटरवेंशन और उनकी मदाखलत का था और इसी किस्म के मामलात थे, तो उसका बड़ा अहाता किया था इस पैराग्राफ में, 53 पैराग्राफ में, जो कि फैज़ाबाद धरने का केस था। और अब ये कहा गया है कि इस पर बाकायदा कानून साजी की जाएगी और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी यकीन दहानी कराई है। आपके ख्याल में अगर ये कानून साजी हो जाती है और इस हवाले से जो फैज़ाबाद धरने केस के अंदर जो पैरामीटर सेट किए गए थे उनको एक कानून के तहत उनका अहाता कर दिया जाता है, तो ये एक डेटरेंस होगा आइंदा इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए? मेरे ख्याल में नहीं, और उसकी रीज़न ये है कि फैज़ाबाद धरना केस बिल्कुल इर्रेलेवेंट है इस केस से। फैज़ाबाद धरना केस में एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल मैटर्स एलेज की गई थी। वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से डील की जाती है। वो डील की जाती है ऑन एन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव लेवल। जहाँ पे जुडिशल इंडिपेंडेंस का मामला आता है और जुडिशल वर्क में इंटरफियर किया जाता है, उसका रोकथाम बिल्कुल अलग है। उसका रोकथाम होता है थ्रू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स और थ्रू जुडिशल प्रोसीडिंग्स। ये मामलात आप एग्जेक्टिव को हैंड ओवर नहीं कर देते कि जी हमारे जुडिशल इंडिपेंडेंस के मसले आप हल करें। तो पहली बात ये, मेरे ख्याल में फैज़ाबाद धरना केस बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उससे हल नहीं निकलेगा, कि अगर आप पैरा 53 पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी जेनेरिक किस्म की डायरेक्शंस हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि फर्दर कानून साजी से ये नहीं कह सकते कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मामला हल नहीं होगा। ये मामला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हल किया था, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला हल किया था, शौकत सिद्दीकी साहब का मामला हल किया था, सिर्फ 184(3) की प्रोसीडिंग्स में हल हो सकता है, जहां फुल कोर्ट का और वो सारे एग्जेक्टिव फंक्शनरीज को इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर को ये क्लियर कट डायरेक्शन दे कि हम इस किस्म की मदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मसला जब ही हल होगा। एक और भी बात है इसके अंदर, कानून साजी की बात की गई है, कमीशन बनाने की बात की गई है, फिर ये भी है गो के 2 सत्रों में है, लेकिन कि वज़ीर आज़म जो है वो तमाम इदारों को वार्न करेंगे, उनको मुतनब्बे करेंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इस किस्म के वाक़यात ना हों और इस किस्म के वाक़यात का सद्देबाब हो, और इस सिलसिले में असर नौ ये पूरे निज़ाम का जायज़ा लिया जाए ताकि ऐसी इस किस्म की जो एक सिचुएशन सामने आई है वो ना हो। उसकी कोई मीनिंग है? देखिए, बात ये, जैसे मैंने कहा, वो पॉलिटिकल मैटर्स के हवाले से, लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी एजेंसीज़ को वार्न करें, मुझे बताइए कि अभी उन्होंने वार्न नहीं किया होगा क्या? उन्होंने कहा होगा आप जुडिशल वर्क में इंटरफियर करें? सही बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तमाम एजेंसीज़ को यही कहा होगा कि आप इंटरफियर ना करें। तो ये बातों से आगे की बात है, ये गुफ्तगू से आगे की बात है। ये आपको सीरियसनेस ऑफ इंटेंट दिखाना होगा। वो सीरियसनेस ऑफ इंटेंट इस मुल्क में जब तक फुल कोर्ट बैठ के ये बात एग्जेक्टिव को क्लियरली नहीं कहेगा, ये बात नहीं होगी। जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है, देखिए कामरान साहब, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के तो कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 204 में कि कोई एग्जेक्टिव इंटरफेयर नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, थ्रेटन नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इससे बड़ा कानून क्या हो सकता है? आप कितने कानून बनाएंगे वही बात कहने के लिए कि भाई आप जजेस को ना अप्रोच कर सकते, ना उनकी जजमेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना उनको थ्रेटन कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर कट लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए फर्दर कानून साजी वीज़ा वी एन एजेंसी करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ये मसला हल नहीं होगा। ये मसला सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल सिद्दीकी, पाकिस्तान के नामवर माहिर आइन कानून हमारे साथ हैं।